हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है वो आई है कि अगस्त में जो है 10 अगस्त तक जो है वो हर हाल में जो है वो बीपीएससी टीआरई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और जो है उसके फॉर्म भी फिल करवा लिए जाएंगे। तो उसी हिसाब से जो है वो आपको तैयारी करना है और आपको तैयारी में जो है थोड़ी सी भी ढील नहीं देनी है और पूरे ज़ोर शोर से जो है वो तैयारी में लगे रहना है। ये हमारी क्लास जो होगी ये आधुनिक इतिहास की क्लास है। इसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन से और जो तमाम तरह से जो है वो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो हमारे सवाल बनते हैं, चाहे वो पूना पैक्ट हो या सहयोग आंदोलन हो, इन सभी से रिलेटेड जो है वो सवाल हम इसमें देखने वाले हैं। सवालों को देखने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों। हम अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी तक जो है वो डेली जो है वो क्वेश्चन को पहुँचाने का प्रयास करते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। और मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा एक बार कि हमने जो क्वेश्चन पोस्ट किए थे उसका जवाब क्या मिला है। हमारा जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी से था और इसमें हमने पूछा था कि सातूस नामक ऊन जो है उसके लिए जो है किसका शिकार होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस थे चीरू और तिब्बती एंटीलोप और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि केवल जो है 26% लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया है। इसका जो जवाब था वो दोनों, चीरू को ही तिब्बती एंटीलोप कहते हैं, इसीलिए इसका जवाब जो था वो दोनों था। अब आप देख सकते हैं कि आप में किस तरह की समझ है और आप जो है वो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप जो है एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। ये नॉर्मल सा सवाल है एनसीईआरटी का, इसलिए आपको जो है वो पढ़ना चाहिए। और ये जो है डू यू नो करके दिया गया है जो सेक्शन एनसीईआरटी में जो है स्क्वायर बॉक्स में, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया था। इसके अलावा मैं आप सभी को एक दो क्वेश्चन और दिखाना चाहूँगा। जैसे ये जो हमारा सवाल था कि भारतीय नौसेना का जो है आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, आपसे मैंने पूछा था कि भारतीय नौसेना का जो है वो आदर्श वाक्य क्या है। तो आप देख सकते हैं केवल 16% लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया है। केवल 16% लोगों ने। आप समझ सकते हैं कि देखिए जो नभः स्पृशम दीप्तम जो है ये भारतीय वायुसेना का है, लेकिन 50% लोगों ने जो है वो इसको टिक किया है। अब क्यों टिक किया है? क्योंकि उन्होंने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है। और ये नई वाली एनसीईआरटी में आपको भारत सरकार का जो दिया गया है कि सत्यमेव जयते, और आपका जो नौसेना का दिया गया है समनो वरुणः, और जो वायुसेना का दिया गया है वो तीनों ये दिए गए हैं। ठीक है, और बलस्य मूलम विज्ञानम जो है ये हमारा डीआरडीओ का है और सत्यमेव जयते जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है। तो आपको जो है वो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। किसी भी जो एग्ज़ाम का बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है और बीपीएससी टीआरई में आपको जो है एनसीईआरटी के बहुत से सवाल देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं बार बार जो है आपसे कहता हूं कि मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी तक जो है वो एनसीईआरटी के सवालों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हैं। अगला सवाल आप देखते हैं। देखिए, गुजरात के द्वारिका एवं असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होगा? तो ये जो अंतर था वो 1 घंटा 45 मिनट था और मुझे उम्मीद थी कि लगभग 95% लोग जो है वो इसका सही जवाब देंगे, लेकिन कितने लोगों ने दिया है? तो वो केवल 44% लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया है। ठीक है, तो ये भी आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है। अगला हम देखें अगर, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, मैंने पूछा था और ये नई वाली एनसीईआरटी क्लास 6 की एसएसटी जो बुक आई है उसमें ये भूगोल वाले सेक्शन में था। ठीक है, तो याद रखिएगा। यतो धर्मोस्तुते जया, मतलब जहाँ धर्म है वहाँ विजय है कहने का मतलब है। और देखिए केवल 35% लोगों ने जो है वो ऐसा इसका जवाब दिया है। सत्यमेव जयते जो है क्योंकि पहले ऑप्शन पर मिल गया और सत्य की विजय होती है, ये सबके दिमाग में बैठा हुआ है, इसीलिए क्या है कि 62% लोगों ने गलत जवाब दिया है। अब आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मैं आप सभी के लिए जल्द ही एनसीईआरटी सीरीज़ लेकर आने वाला हूं और उसमें जो है जितने भी हमारे 6 से 10 तक की एनसीईआरटी हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और कम्युनिटी पोस्ट पर जब हम क्वेश्चन डालते हैं तो उसको आप जवाब दिया करिए और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर लिखा करिए। हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैंने कहा था इसमें आपसे पूछा गया था सवाल में कि नए चंद्रमा की रात्रि को किस नाम से जाना जाता है। क्लास 6 का था ये एनसीईआरटी का। देखिए सभी ने जो है अधिकतर पूर्णिमा में लगाया है। पूर्णिमा क्या होती है भाई? पूर्णिमा होता है जो जब चांद पूरा दिखता है हमको, वो होता है पूर्णिमा। तो इतना तो आप गेस लगा सकते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूर्णिमा जो है वो पूरे चांद को कहते हैं।
अमावस्या जो होता है वहाँ पे क्या होता है, अंधेरा होता है, और वहाँ पे जो है चंद्रमा जो है वो शून्य से शुरू होकर फिर पूर्णिमा तक पहुँचता है पूरा दिखना। तो इसीलिए आप लोग अमावस्या को याद रखिएगा, और ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग आगे चलकर ये गलतियाँ नहीं करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो हम सेशन को शुरू करते हैं और आप लोग सेशन में बने रहिएगा। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। हम इसमें जो है इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर जो है वो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ कि साइमन कमीशन पहली बार भारत में कब आया था। अभी ये जो है इससे TRE 3 और TRE 4 में भी सवाल पूछे गए थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि TRE 3 और 4 में सवाल, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 4 तो भी होने वाला है। TRE 2 और 3 में जो है इससे सवाल संबंधित पूछा गया था। तो साइमन कमीशन पहली बार जो है भारत में जो है वो वर्ष 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है। वर्ष 1919 में जो एक्ट आया था, ठीक है, जिससे उसके बाद क्या है कि हर 10 साल पर क्या होता था कि भारत में क्या होता था कि एक प्रकार से समीक्षा होती थी संवैधानिक आयोग के गठन की, ठीक है, कि कितनी सीटें बढ़ानी है या अगर ज़रूरत है तो किसी संगठन का या किसी आयोग का गठन करना है। जैसे टाइम टाइम पर विश्वविद्यालय आयोग आ गया या सती प्रथा को हटाने के लिए आ गया। ऐसे ही क्या हुआ कि संवैधानिक एक समीक्षा होती थी, उसी के हिसाब से ये जो है हर 10 साल पे 15 साल पे होता था। तो उसी के बेस पे जो है 1928 में फिर से जो है साइमन कमीशन आया था। तो इसमें क्या है कि किसी भी जो है, क्योंकि ये था भारत के बारे में, भारत की समीक्षा करने आया था, राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों के रूप में। लेकिन इसमें हुआ क्या कि किसी भी भारतीय को जो है वो हिस्सा नहीं दी गई, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसका विरोध भारत में बहुत तगड़े स्तर पर हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, ठीक है। इसे क्या कहा गया था कि सर्वश्वेत कमीशन भी कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अब आप सोचिए, आपके घर के बारे में बात हो रही हो और उसमें आपके घर का एक भी सदस्य ना हो किसी चीज़ पर डिसीजन लेने के लिए, तो वो आपको कितना बुरा लगेगा। तो यही हुआ था साइमन कमीशन के साथ, ठीक है। तो क्या है कि हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा है तो एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था। यह आयोग जो है यह देखता था कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा और उत्तरदायी शासन जो है किस दिशा में कहाँ तक प्रगति कर रहा है। मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक फिर से जो है संगठन बनाने के लिए और कार्य करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा है तो 2 वर्ष पूर्व 1927 में जो है वो क्या किया था, साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। याद रखिएगा, नियुक्ति कब की थी? 1927 में। वहाँ पे 1928 मत बोलिएगा, 1927 में ही नियुक्ति की थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में। आया वो था इंडिया में 1928 में। अब देखिए, इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर जॉन साइमन थे, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य थे। चूँकि सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसीलिए जो है कांग्रेसियों ने इसे सर्वश्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। और साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 को जो है वो बम्बई पहुंचा था। याद रखिएगा, अगली बार आपसे डेट भी पूछ सकता है। तो 3 फरवरी 1928 को जो है वो बम्बई पहुंचा था। हमारा अगला सवाल है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब हुई थी। तो मैंने आप सभी से कहा कि ये TRE 3 में पूछा गया था और वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो जो साइमन कमीशन की गठन की घोषणा हुई थी वो नवंबर 1927 में हुई थी। लेकिन नवंबर जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए जो आपका ई विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन के द्वारा की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें 7 सदस्य थे। और कब आया था ये इंडिया में? तो 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई पहुंचा था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि सर जॉन साइमन जो थे, इनकी अध्यक्षता में जो है वो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और ये अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के। अब ये भी सवाल आपका जो है वो 65वीं BPSC री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला जो सवाल है, देखिए, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था जिसमें हमारा स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, वहाँ से रिलेटेड देखिए, पुनः याद रखें यह झंडा अब लहरा गया है, ठीक है, और यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित है,
ठीक है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लाहौर में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जब झंडा फहराया था, और वहाँ पे क्या हुआ था कि स्वराज का अपना प्रस्ताव रखा था। उसके बाद क्या है, ऐसा बोला गया था कि अगर ये भारत में कोई भी एक बालक भी जीवित है तो ये हमारा जो तिरंगा झंडा है ये कभी नीचे नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए और हमेशा लहराते रहना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें कि यह झंडा जो है अब लहरा गया है, कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब भी एक भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। वर्ष 1919 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में जो है वो पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 को जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या किया गया था, निर्णय किया गया था। अब इसीलिए जो है वो संविधान को जो है वो 26 जनवरी को ही पूर्णतः लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पहले से ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा मनाने की घोषणा कर दी गई थी और निश्चय कर लिया गया था। इसीलिए जो है वो 26 जनवरी को, क्योंकि भारत तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्रता दिवस 26 को कैसे मना सकते थे। इसीलिए क्या है कि अगर हम संविधान को किसी और दिन भी लागू कर देते तो क्या होता कि 26 जनवरी के दिन का महत्व जो है वो ख़त्म हो जाता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो संविधान सभा है उसने 26 जनवरी को जो है वो पूर्णतः जो है संविधान को लागू किया था। हमारा अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। वर्ष आपसे वर्ष पूछ रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि वर्ष 1929 में जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, और ये जो है आपका 42वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला सवाल है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग क्या है कि पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? अब ये आपसे देखिए केवल लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन नहीं बदला है, और आपसे बीपीएससी 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछा गया है। तो हमारा जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929, आप लोग याद रखिएगा, अपने आप मन में बोल लिए करिए किसने अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस संविधान मतलब अधिवेशन की जो मुख्य बातें थीं क्या थीं कि इसी में जो है वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का डिसीजन लिया गया था। इसके अलावा जो है वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में जो है वो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है वो पारित किया था? तो ये जो है वो वर्ष 1929 में मैंने आप सभी को बताया कि वर्ष 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है इसीलिए। अब ये देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था, उसके बाद आपसे टीआरई 3 में भी पूछा गया, और उसके बाद आपका 9वीं 10वीं वाले टीआरई एग्ज़ाम में भी पूछा गया। तो याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये आप खुद देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो आप सभी को मैं बार बार बता चुका हूँ कौन था अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये आप भूलना मत। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? अब ये देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि 26 देखिए कब हुआ था, तो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, वहाँ पे जो है कि 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1930 को। अब कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, 26 जनवरी 1929 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दिसंबर में अधिवेशन हुआ था तो वापस हम जनवरी में कैसे जा सकते हैं भाई, 1929 के जनवरी में कैसे जा सकते हैं? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की जो है, या हम कभी कभी स्वतंत्रता दिवस भी कह देते हैं, उसकी जो है वो घोषणा हुई थी। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने ही कहा था कि वो जो मैंने आपको अभी जो स्टेटमेंट बताया कि अब ये झंडा फहर चुका है। ठीक है, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है वो पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से है और आपसे पूछ रहा है कि जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या हम जिसे दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी कहते हैं तो ये इसके बारे में है। आपसे पूछ रहा है कि दांडी यात्रा की गई थी, मतलब कब प्रारंभ की गई थी। तो ये जो है वो 12 मार्च 1930 से जो है वो प्रारंभ की गई थी। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी जो है वो 12 मार्च 1930 को जो है इन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और साबरमती आश्रम से जो है वो अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है वो इसके लिए इन्होंने कूच की थी। इसके अलावा इन्होंने कितने दिन की, अगर पूछेगा कितने दिन की यात्रा की थी, तो 24 दिनों की यात्रा की थी और 241 मील का सफ़र किया था। फाइनली जो है ये 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी पहुंच गए थे और वहाँ पर जो है इन्होंने सांकेतिक रूप से नमक बनाया और नमक कानून का जो है वो नमक कानून को तोड़ दिया था और उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने आपको बताई वही है। यहाँ पे 78 अनुयायी लिखा हुआ है लेकिन 78 आपका नहीं, 80 लिखा हुआ है। 80 नहीं सही है आपका। एनसीईआरटी में आपका 78 दिया हुआ है तो आप 78 ही याद रखिएगा। ठीक है, और ये देखिए कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है कि गांधी जी के साथ, तो गांधी जी के साथ 78 थे और गांधी जी को लेकर कितने थे, तो 79 थे। ये याद रखिएगा। एनसीईआरटी में 79 दिया गया है तो 81 आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें तो तमिलनाडु में जो है वो सी राजगोपालाचारी ने तिरुचुनगोड से आश्रम से त्रिचुरापल्ली तक वेदारण्य की नमक यात्रा की थी। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है कि गांधी की जो दांडी यात्रा थी वो कितने दिन चली थी, तो मैंने आप सभी को भी बताया कि 24 दिन जो है ये चली थी, 24 दिन। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1930 में जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इन्होंने दांडी पहुँच के वहाँ नमक बना के उसके बाद शुरू किया था। तो ये दांडी से हमारा सही हो जाएगा। दांडी जो बी विकल्प है वो हमारा वो सही हो जाएगा। अब ये जो हमारा सवाल है वो आपका 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। तो ये सवाल आपसे रिटर्न हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय और राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। आपसे फिर से देखिए, पहले 63वीं बीपीएससी में पूछा, फिर आपके सामने ही है 65वीं बीपीएससी में 2019 में पूछा। तो कहाँ से प्रारंभ किया था, तो इन्होंने दांडी से प्रारंभ किया था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक शब्द भी नहीं बदला है। तो आपका जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो 241 मील की दूरी जो है वो दांडी मार्च ने जो है तय की थी। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और ये आपका जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है। तो मैं सीधे आपको एग्ज़ाम का सवाल दिखा रहा हूँ और आपको करा रहा हूँ, तो आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और एनसीईआरटी साथ साथ में पढ़ने की ज़रूरत है। हमारा अगला सवाल है, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें दोस्तों, तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ और साबरमती से दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। इस दौरान गांधी जी जहाँ विश्राम करते थे वहाँ जनसमूह को क्या करते थे, संबोधित करते थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। ठीक है, तो ये जो चौकीदारी कर था इसके द्वारा जो है बिहार के लोगों ने जो है वो आपका नमक सत्याग्रह के दौरान जो है वो सरकार का विरोध किया था। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। सारण और चंपारण जिले में सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। ठीक है, कौन, तो सारण और चंपारण। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन से जिले जो थे सबसे पहले नमक सत्याग्रह जहाँ से शुरू हुआ था, तो सारण और चंपारण। बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया बिहार में लोगों ने, और चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है वो सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध
करने का विकल्प चुना। तो आप सभी को पता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि वो कर कौन सा था, तो हमारा चौकीदारी कर था। कौन सा कर? चौकीदारी कर। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा ई विकल्प हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो इसमें क्या था कि नमक कानून को जो है निरस्त करना और आम लोगों के लिए जो है वो आर्थिक राहत भी थी। ठीक है। तो इसमें जो दो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक प्रकार से पूर्ण स्वराज भी इससे जुड़ा हुआ था, तो हमारे कई विकल्प, 2-3 विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए जो है वो हमारा डी विकल्प जो है उपयुक्त, ई विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। कानून को निरस्त करना, ठीक है, और आर्थिक लोगों के लिए राहत और भारत के पूर्ण स्वराज, ये सारे उद्देश्य एक प्रकार से इससे जुड़े हुए थे। ठीक है। इसीलिए क्या है कि हमारा जो ई विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक वो हमारा सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। ठीक है। तो ये हमारे जो थे कुछ वो विकल्प जो थे वो सही थे और एक से ज़्यादा सही थे, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया सवाल है कि बिहार में या इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। तो आपको बताना है कि इनमें से किस महिला ने जो है वो सक्रिय भाग लिया था। तो अगर हम बात करें तो श्रीमती मीरा देवी और श्रीमती हसन इमाम और कुमारी गौरी दास, इसके अलावा क्या है कि सीसी दास और सरस्वती देवी और शिवधारी पांडे और साहिबाला राय, इनमें आदि कुछ प्रमुख महिला थी जिन्होंने क्या है कि सक्रिय भाग लिया था नमक सत्याग्रह में। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक वो है सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो श्रीमती मीरा देवी, हसन इमाम, गौरी दास, सीसी दास, सरस्वती देवी और शिवधारी पांडे और साहिबाला राय इत्यादि महिलाओं ने जो है वो बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे 41वीं बीपीएससी में पूछा गया है और आप लोग जो है वो आंसर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसके ऊपर महत्व दिया। तो गांधी जी तो पहले ही हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। समझौता तो हो ही नहीं सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये होगा भी नहीं। और जो है रचनात्मक कार्यक्रम जो है इसको जो है इन्होंने महत्व दिया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया और अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की, जिसे बाद में इसे ही बाद में हरिजन संघ नाम दे दिया गया था और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन भी किया। ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया सवाल है दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको बताना है कि चंपारण में जो है वो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो चंपारण में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो बिपिन बिहारी वर्मा द्वारा किया गया था। सारण और चंपारण जिले में बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले 2 जिले थे। याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सारण और चंपारण जो है वो पहले जो प्रमुख जिले थे नमक सत्याग्रह को शुरू करने वाले। ठीक है। यहीं से जो है वो सबसे पहले नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध एक हिस्सा था। जो टैक्स के विरुद्ध आंदोलन था वो किसका हिस्सा था। तो वो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह कह सकते हैं। ठीक है। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। अब याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे ये भी बन सकता है कि किस जिले में जो है वो चौकीदारी टैक्स का जो है विरोध किया गया था। तो सारण जिले में हुआ था। ठीक है। प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की और अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ की भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में ढकेल दिया और गोलीबारी किए जाने के बाद ही वो वहाँ से लौटे।
हमारा अगला सवाल है जो आपका 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में जो है चौकीदारी कर देने का विरोध किया था या इनकार किया था। तो आप सभी को पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसमें जो है बिहार के किसानों ने जो है वो चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। अब मैंने आपको एक ही क्वेश्चन इतनी बार करवा दिया है कि उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे कि चौकीदारी कर का जो है वो संबंध किससे है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप क्या करिए, एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा वीडियो को देख के, और क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि चौकीदारी कर और डैश लगा के सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि भागलपुर में जो है वो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। क्योंकि ये बिहार से संबंधित है तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वेरी वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो महादेव लाल सर्राफ थे, कौन, महादेव लाल सर्राफ, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने जो है वो भागलपुर में जो है वो नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि चंपारण में किसने किया था, आप सभी बताइए। चंपारण में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। याद रखिएगा, चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा और भागलपुर में महादेव लाल सर्राफ ने जो है वो नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो महादेव लाल सर्राफ के द्वारा किया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिबद्ध सदस्य थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो पा से प्रभावती देवी, और शॉर्टकट में आप लोग याद रखिएगा कि पा से पटना, तो प्रभावती देवी कहाँ से थी, तो पटना से थी, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो आपका सवाल है वो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 तक पूछा गया सवाल है। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी प्रमुख है। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो ये जो खुदाई खिदमतगार, या जिसको हम रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, संगठित किया गया था इन्हीं के द्वारा। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये आपका जो सवाल है वो बिहार पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया सवाल है, तो ए विकल्प याद रखिएगा सही हो जाएगा। अब देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का मतलब आज का जो है पाकिस्तान प्रांत आता है उसमें। ठीक है, इसमें जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो है खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था, जिन्हें लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है वो आंदोलन संगठित किया। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की, और धातव्य है कि जब अन्य प्रांतों से मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो गांधी इरविन समझौता से है। ठीक है, तो आप लोग बताइए, ये जो है 2 बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कब, तो पहले तो 44वीं बीपीएससी में पूछा गया, और फिर 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी तक आपसे पूछा गया, और फिर ये टीआरई में भी पूछा गया था। तो आपसे पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे 2 चीज़ें ज़रूर पूछता है। एक तो जो है अंबेडकर के साथ में जो गांधी का समझौता हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं, वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, और जो हमारा गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ, और इसकी जो प्रमुख बातें थी वो कौन कौन सी थी। तो गांधी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, और युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, याद रखिएगा कि गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी उनको क्या है कि इसके लिए भी कोसा गया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो थे वो भी इसी टाइम जो है वो जेल में बंद थे, और इनके विषय में जो है
वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे देखिए सीधा है, जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था। अगर यहाँ पे हो सकता था कि अगर एक प्रयास किया जाता तो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को भी रिहाई मिल जाती या उनकी सज़ा भी कम हो सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ और हमारे वीर सपूतों को जो क्या है वो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो है विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार जो है वो इनको दे दिया गया भारतीयों को, और समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए जो है वो नमक बनाने की अनुमति भी दे दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, तो आप एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने जो है वो केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा ये गांधी जी से रिलेट करके ये पूछ सकते हैं और कांग्रेस से भी पूछ सकते हैं कि कांग्रेस ने किस केवल जो है एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, तो वो दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन था। अब देखिए, परंतु इस समझौते ने जो है मैंने बताया कि जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो है वो वर्ष 1931 में हुआ था। इसीलिए जो हमारा अगला सवाल है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो देखिए, ये आपसे जो है बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया सवाल है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रखिएगा। पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता जो है इसकी डेट जो है याद रखिएगा। तो इसका जो ए विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा? ए विकल्प, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसको जो है समझौता करवाने में जो है वो भूमिका जो है किसने निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका, आपसे मुख्यतः ये पूछ रहा है। तो इसमें जो तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, इनके अलावा जो एम.आर. जयकर थे, इनके माध्यम से जो है वो जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। ठीक है, कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931 को। अगर हम बात करें तो वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द और वातावरण उत्पन्न करने के लिए जो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया, और तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर के प्रयासों से जो है वो गांधी इरविन के मध्य जो है वो फरवरी 1931 में जो है वो दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई, और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन दो महात्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गांधी और इरविन को जो है वो महात्माओं की संज्ञा किसने दी थी, तो सरोजिनी नायडू ने की थी। 1 नंबर का सवाल आपका यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, कि 2 महात्माओं की संज्ञा गांधी और इरविन को किसने दी थी, तो किसने दिया था? सरोजिनी नायडू ने दिया था। हमारा अगला सवाल है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था। तो आप सभी को पता है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। कौन सा? गांधी इरविन समझौता। तो इरविन और गांधी समझौता जो है हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका ऑप्शन जो सवाल का जवाब था मौलाना मोहम्मद अली था। अब ये जो है आपका वो 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अगर हम बात करें तो मई 1930 में साइमन कमीशन की जो है रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, आपसे पूछ सकता है कि जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित हुई थी। तो आपको याद रखना है मई 1930 में। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में क्या है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, और सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना और होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे और भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह आदि जो है वो प्रमुख थे। ठीक है, आपका अगला सवाल है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। आप सभी को बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने आप सभी को बताया कि भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और ये जो आपका सवाल है वो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा
वो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। कौन? भीमराव अम्बेडकर जो है उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। याद रखिएगा, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था या महात्मा गांधी ने, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे बार बार पूछा जाता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो 53वीं से 55वीं और 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी तक पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1932 में। तो देखिए, जो पहला हुआ था वो 1930 में हुआ था और दूसरा 1931 में हुआ था। तो 1932 में कौन सा होगा? तीसरा होगा। इसलिए हमारा तीसरा विकल्प जो है, सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा विकल्प में भी तीसरा दिया हुआ है, सी में सी तीसरा दिया हुआ है, इसीलिए जो है वो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, 53वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है और 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, देख लीजिए 2011 और 2015। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। अब देखिए, आपसे कभी डेट नहीं पूछता है, अभी तक तो किसी एग्जाम में आपसे गोलमेज सम्मेलन की डेट नहीं पूछी गई है। आपसे केवल ईयर पूछा जाता है कि कौन सा कब हुआ था। 1930, 31 और 32 याद रखिएगा, लगातार जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मैंने आपको सब बताया कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, मैंने आप सभी से बताया कि बी जो है, द्वितीय जो है, इसमें लिया था। ठीक है, इसमें लिया था और पहले में नहीं लिया था और तीसरे में भी नहीं लिया था। इसलिए हमारा जो विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हो रही थी कि मुसलमानों को अलग सीट और दलितों को अलग जो है वो पृथक निर्वाचन दिए जाने पर, तो गांधी जी ने जो है वो इसका समर्थन नहीं किया था, इसीलिए जो है ये असफल रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के विवाद पर पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर जो है वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा मांग रहे थे, जिसे गांधी जी ने क्या है अस्वीकार कर दिया था। अतः सांप्रदायिक प्रतिरोध के कारण जो है ये असफल रहा था। सबसे पहले जो है वो 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार के तहत जो है वो मुसलमानों को जो है पृथक रूप से निर्वाचन मंडल दिया गया था और वहीं से जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की जो है वो समस्या शुरू हो गई थी। इसके बाद क्या है कि भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए भी मांग किया, तो इसी वजह से जो है वो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो क्या हुआ था कि विफल हो गया था। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो बीपीएससी CDPO 2005 में पूछा गया सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया। मतलब मतांतर का मतलब मत के दोनों का मत जो है वो मिला नहीं और दोनों के मत में जो है वो अंतर हो गया। तो ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा, मैंने आप सभी को बताया कि दलितों के लिए जो है वो पृथक मतदान या पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, तो ये जो है डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर जो है वो इसका विरोध किया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे। तो आप सभी को पता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटे थे और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में हुआ था। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर को वह लंदन से खाली हाथ
निराश होकर मुंबई पहुँचे और स्वदेश पहुँचने पर उन्होंने यह कहा, देखिए स्टेटमेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि मैं जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। हमारा अगला सवाल जो है वो है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय जो है वो इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय जो है वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो क्या थे, आपके इंग्लैंड के जो है वो प्रधानमंत्री थे। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब देखिए ये भी सवाल आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों के चर्चा के लिए जो है 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों को मई 1930 में साइमन आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर जो है वो संचालित किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो हमारा सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट से होने वाला है। अब देखिए ये जो सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये हमारा बीपीएससी स्कूल टीचर और हेड मास्टर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा हुआ था या कब किए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूना समझौता हुआ था वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किस बात को लेके हुआ था, तो जो वो दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे, अलग मतदान के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए ये हुआ था। और ये हुआ कब था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, अब ये पूना में हुआ था इसीलिए इसको पूना पैक्ट कहते हैं। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो हमारा 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगर हम पूरी बात करें तो 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जो है वो अनशन तोड़ दिया था। ठीक है, देखिए अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो ये अछूतों के लिए जो है वो पहली बार, जिन्हें हम दलित कहते थे, उनके लिए जो है पहली बार जो है वो पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका बीपीएससी 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया सवाल है। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से जो है वो अलग कर दिया गया था। मुख्यतः क्या है कि अंग्रेजों की जो नीति थी बांटो और राज करो, उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। अब देखिए पहले क्या हुआ था कि सांप्रदायिक अवार्ड में जो है वो पृथक निर्वाचन के लिए 71 सीटें दी गई थी, लेकिन गांधी जी के साथ जब समझौता हुआ तो गांधी जी ने कहा कि अलग सीटें नहीं दी जाएगी और इसी में जो है वो सीटों की संख्या बढ़ा के 147 कर दी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा जो बी विकल्प है क्रमशः वो 71 और 147 जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए जो है वो सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी। ठीक है, पहले किसके द्वारा, जो मैकडोनाल्ड थे उनमें 71 थी और इसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ठीक है, मद्रास 30, बम्बई 15 और पंजाब 8, बिहार उड़ीसा 18 और मध्य प्रांत में 20 और असम में 7 और बंगाल में 30 और संयुक्त प्रांत में जो है वो जो है 20 सीट कर दिया गया था। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह 147 मिलती है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडलों में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें जो है वो दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। तो याद रखिएगा ये आपसे पूछता है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको 147 ही देखने को मिलता है अधिकतर जगह, तो आप 147 ही याद रखिएगा। देखिए पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, तो पूना समझौते का जो उद्देश्य था आप सभी को पता है, हमने भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना जो है वो पूना पैक्ट का जो है वो उद्देश्य था। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा।
अब ये हमारा जो सवाल है वो 46वीं बीपीएससी प्री 2003-04 में पूछा गया था। और पुनः पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? तो 24 सितंबर 1932 को, डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। हमारा अगला सवाल है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो क्या हुआ था? आपसे पूछ रहा है भारत में स्वदेशी आंदोलन के आंदोलन जो है वो किस दौरान हुआ था। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और ये जो सवाल है हमारा वो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है कि देखिए बिहार में कुछ समाज कांग्रेस की जो है वो पार्टियां बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसी के अंतर्गत एक छोटी विंग का निर्माण किया गया था, जैसे हर स्टेट में जो विंग होती है उसी के तहत। तो उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा तो जो अगला सवाल है वो है कि 1934 में जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो की गई थी। तो याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा और नोट करके इम्पॉर्टेंट लगा के जो है वो रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी या किसके द्वारा की गई थी? तो आपका 1 नंबर का तो सवाल ये हो गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। दूसरा जो है आपसे पूछ रहा है कि स्थापना की गई थी मतलब किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें तो वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 1934 में पटना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपका TRE 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछ लिया गया। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो 1934 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो जयप्रकाश नारायण थे। और महासचिव जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? तो आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे। किसने किसने इसकी स्थापना की थी? मुख्यतः 2 लोगों का नाम आता है। किसका? तो जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू कह रहा हूँ, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है। पहला सम्मेलन जो है वो पटना में हुआ था। अब देखिए मैं बार बार इस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। वर्ष 1934 में भी कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी दल की स्थापना हुई और कालांतर में यह दल कांग्रेस से पृथक हो गया। आगे चल के जो है वो कांग्रेस से अलग हो गया था। इस दल के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, श्री अशोक मेहता और राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक मैंने आप सभी को भी पहले क्वेश्चन में जब इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन कराया वहीं पे मैंने आपको बताया कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। याद रखिएगा पटना में हुई थी 1934 में। ठीक है। देखिए वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अब पटना में कब हुई थी आपसे पूछ रहा है, तो आप सभी को पता होगा या आप रट लीजिए कि 1934 में जब उसकी स्थापना हुई थी उसी समय जो है वो पटना में इसकी बैठक भी हुई थी। ठीक है। तो ये एकदम से रट लीजिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1934 में और बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1931 में। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो हमारे कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित थे या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। देखिए कांग्रेस समाजवादी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपका देख लीजिए, स्थापना 1934, स्थान पटना और संस्थापक जो थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगाशरण सिन्हा तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय।
देखिए आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो है वो इस पार्टी से जुड़े थे। पहले देखिए, पहले 42वीं बीपीएससी में पूछा गया, फिर 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी तक 2008 में पूछा गया। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जो है वो जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। तो याद रखिएगा जो हमारा सी विकल्प होगा वो हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो आप सभी को बताना होगा कि कौन थे। ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण थे, इसीलिए हमारा सही विकल्प जो है वो ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा जो है ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसका गठन कब हुआ था और इसका जो है वो मतलब सदस्य कौन कौन से थे। इसके अलावा जो बिहार विद्यापीठ है और जो है पटना कॉलेज जो है, इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। मैं एक स्पेशल वीडियो में ये सभी जो है वो आपको करवा दूंगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। एक नंबर का सवाल ये भी बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना जो है किसने किया था, तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो है वो प्रमुखता इसके संस्थापक सदस्यों में थे। तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो है सवाल आपका वो 67वीं बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1931 में जो है वो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा जो है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में दिया होता तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता, लेकिन ऐसा जो है नहीं हुआ है। यह जयप्रकाश नारायण का नाम जो है वो अदर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम फूलन प्रसाद वर्मा के साथ जाएंगे और हमारा जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में जो है वो सवाल ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और इनको तो आपको रट के जाना है, ये ज़रूर से ज़रूर आएंगे। देखिए जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है वो लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और वर्ष 1999 में इन्हें मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो वर्ष 1999 में। ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है वो लोकनायक के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि जयप्रकाश दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो जयप्रकाश दिवस जो है वो अप्रैल 1946 में मनाया जाता है, अप्रैल 1946 में। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है, तो अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई थी जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो आपके कांग्रेस के जो है मंत्रिमंडल से है और प्रांतीय चुनाव कब हुआ था, आपसे सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन यही बन जाएगा। तो 1937 में जो है वो प्रांतीय चुनाव हुआ था। ठीक है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसके बाद जो है 1937 में जो है वो प्रांतीय चुनाव हुए थे। हमारा जो सवाल है इससे वो है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में इन्होंने किस कारण से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए कारण क्या था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का एक प्रस्ताव था, लेकिन जो है वो अंग्रेज नहीं माने, इसीलिए जो है इन्होंने जो है वो 1938 में जो है वो इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को जो है वो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण की सरकार ने त्यागपत्र दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया और पुनः पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने फिर से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है।
देखिए, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना जो है वो हम इस प्रस्ताव में था सरकार के, लेकिन जो है वो छोड़ा नहीं गया था, इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर इस्तीफ़ा इन्होंने वापस भी कर दिया था और सरकार चलाई थी फिर से। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से शुरू हुआ था। उसमें क्या है कि भारतीयों के जो है बिना परमिशन के जो है भारत के, और भारत को भी शामिल कर दिया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, इसीलिए जो है वो संपूर्ण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था। हमारा अगला सवाल है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम से जो है वो संबंधित था, या किस अधिनियम के तहत किया गया था। यह आपका 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया सवाल है। तो मैंने आप सभी को ये टॉपिक शुरू होने से पहले ही बताया कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी के तहत जो है वो 1937 में जो है वो प्रांतीय चुनाव हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में मद्रास और बिहार और मध्य प्रांत एवं बरार और संयुक्त प्रांत और उड़ीसा जो है यहाँ पे जो है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ कहाँ इन्होंने बहुमत प्राप्त किया था। इसके अलावा जो है बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में एक बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल तथा पंजाब तथा सिंध ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। याद रखिएगा कहाँ कहाँ सरकार नहीं बनी, तो केवल बंगाल, पंजाब और सिंध। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार का गठन किया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि ये आप जो है वो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ लेके या वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि अयोध्या सिंह की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो भारत का मुक्ति संग्राम जो है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो आपको बताना है कि किस कार्यकारिणी समिति में जो है वो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो ये कार्यकारिणी जो कमेटी थी 1937 में, इसमें जो है ऐसा किया गया था। अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने जो है वो 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, और संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल जो है वो पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास इस कमेटी के द्वारा किए गए थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। तो देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। जो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे वो बिहार के पहले जो है वो गवर्नर थे। और कब, जब 1936 में जो है वो बिहार से जो है उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, तब जो है ये राज्यपाल बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रकार से याद रखिएगा जब बिहार से जो है वो उड़ीसा जो है शिफ्ट हुआ, तब शिफ्टन जो है वो राज्यपाल बने थे। तो ऐसे ट्रिक से जो है याद रखिएगा। देखिए सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल थे, किंतु जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो वह बिहार के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक का कार्य किया। ठीक है, बाकी 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो आप सभी को पता है 1938 और 1939 दो ऐसी चीज़ें हैं। 2 बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ही क्या हुआ था कि निर्वाचित हुए थे। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 1939 में वो नहीं चुने गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चुने गए थे 1939 में भी। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस की थोड़ी कार्य समिति की बैठक में जो है थोड़ा सा मतभेद हो गया था, इसीलिए उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो ये थी कहानी, मैंने आपको पूरी बता दी। 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो है 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार जो पट्टाभी सीतारामैया थे, उनके विरोध में जो है सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस क्या है जीत गए। इससे क्या है थोड़ा गांधी जी जो है वो नाराज़ हो गए, और आगे चलकर जो है जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो वहाँ पे कुछ डिसीजन था जो दोनों पक्षों में जो है थोड़ा सा मतभेद हो गया। इसीलिए क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है
वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, वगैरह वगैरह। और जो है सुभाष चंद्र बोस जी के विपक्ष में गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो कौन थे, उनका क्या नाम था, और त्रिपुरी का अधिवेशन कहाँ हुआ था या हरिपुरा का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सारी की सारी कहानी मैंने आपको बता दी। अब आप अगर कहानी समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेट हो जाएंगी, और आप डेट अगर रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो कहानी की वजह से पढ़िए, कहानी की तर्ज पर इतिहास आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका जो जवाब है वो हमारा बी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, अब ये जो आपका सवाल है वो बीपीएससी 41वीं बीपीएससी 1996 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वो देख लीजिए। देखिए, कांग्रेस के हरिपुरा के अधिवेशन में, हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में है। फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये सारी कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला सवाल है कि 1970 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच जो है वो संबंध मजबूत करना था। भारत सरकार कौन था उस टाइम पे? तो भारत सरकार जो है वो अंग्रेज़ देखते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पहले 1858 तक उसमें था। उसके बाद क्या है कि सीधे सीधे जो है वो महारानी के कंट्रोल में कर दिया गया था। तो ये समझ लीजिए कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन भारत का उपनिवेश था। ब्रिटेन में जो है वो उपनिवेश था भारत का। और भारत का जो है मतलब भारत सरकार जो जिसको बोलते थे वो हमारा जो है अंग्रेज़ की सरकार थी। और देसी राज्यों के मध्य जो छोटे छोटे दल थे उनके मध्य जो है वो संबंधों को सुधारना जो है वो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा डी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 1927 में एक और चीज़ का गठन हुआ था दोस्तों, आप याद रखिएगा, साइमन कमीशन का। ठीक है, और 1928 में वो भारत आया था और 1930 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, तो आप लोग पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप पीडीएफ प्राप्त करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको पढ़ के बता दूंगा। हमारा अगला सवाल है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो है गठन कब हुआ था। तो ऑल इंडिया पीपल स्टेट कॉन्फ्रेंस का जो है स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस या ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तो बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और जीआर अभ्यंकर ने। हमारा अगला जो सवाल है वो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। तो उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वो था प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम था? तो प्रजामंडल आंदोलन था। और ये आपका अभी जल्दी में ही 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। और ये हमारा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। हमारा जो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, आपको बताना है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आप इतिहास के छात्र हैं। तो 1939 से लेके 1945 तक जो है वो मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच जो है ये चीज़ें हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे, याद रखिएगा। इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है आपका वो 38वीं बीपीएससी 1992-93 में पूछा गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 में हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहला विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था। ठीक है, कमेंट करके वीडियो के कमेंट में जो है वो बताइएगा। इनका कार्यकाल कब से था? तो 1940 से 45 था। किसका? तो विंस्टन चर्चिल का जो कार्यकाल था वो 1940 से 45 तक का था। और उसके बाद दोबारा जब निर्वाचित हुए तो 1951 से 1955 तक का था।
हमारा अगला सवाल है जो पाकिस्तान की मांग से रिलेटेड है। देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसका नेतृत्व किया था। आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे। अब शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं ऐसे नहीं थे, वो पहले कांग्रेस के साथ में मिले हुए थे, पता नहीं क्या बात हुई। उसके बाद जिन्ना ने जो है वो पाकिस्तान की मांग के लिए आंदोलन और का नेतृत्व भी किया, ठीक है। तो हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और आपका जो ये क्वेश्चन है वो क्या है कि 38वीं बीपीएससी 1992 में पूछा गया सवाल है। तो मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट आपके बहुत अच्छे हैं। अब आप स्लाइड पर ध्यान मत दीजिएगा, स्लाइड कैसी है। आपको क्वेश्चन करने से मतलब है और आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आना चाहिए। तो आप इसको पढ़ते रहिए, इसके साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और एनसीईआरटी की भी प्रैक्टिस करते रहिए और मॉक टेस्ट भी देते रहिए, ठीक है। देखिए, 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना करने की मांग का प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस वर्ष। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1940 में जो है वो जिन्ना ने कहा था कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो 1940 में ऐसा हुआ था और इन्होंने मांग की थी पाकिस्तान की स्थापना की। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 बार जो 42वीं बीपीएससी प्री और यूपी पीसीएस मेंस में 2012 में पूछा गया है। तो आप खुद सोच लीजिए कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मुस्लिमों के पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति जो है वो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। स्रोत क्या है, ये किस बुक में कहा गया है, तो आरसी मजूमदार की जो बुक है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। और जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और नाउ आर नेवर आर वी लिव और पेरिस फॉर एवर, ठीक है, नाम से वितरित में पैम्पलेट में उन्होंने जो है पाकिस्तान नाम का जिक्र किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों को मिलाकर यह बनाया गया था और इनमें कौन कौन सी इकाइयाँ शामिल थी, तो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रोविंस और कश्मीर, ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान, इनको मिलाकर जो है वो पाकिस्तान बनाया गया था। और जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में जो है औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारी कहानी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाउ आर नेवर जो है पंपलेट किसने लिखा था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कराया कि जो चौधरी रहमत अली थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र, उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है इसी पंपलेट में जो है वो पाकिस्तान राष्ट्र के नाम का जिक्र किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह से हमारा अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि 1940 में जो है विनोबा भावे ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, तो ये इन्होंने पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया था, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आपसे कभी कभी क्या पूछता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो पहला जो है वो विनोबा भावे थे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो 1940 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। प्रथम सत्याग्रही कौन से, तो विनोबा भावे थे और दूसरे कौन से थे, तो जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो है वो ब्रह्मदत्त थे। तो ये 3 कम से कम आप लोग याद रखिएगा, इनसे जो है वो क्वेश्चन बनता है और पिछले भी PTRE 3 में भी बना था। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, ठीक है, और दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। ये जो हमारा सवाल है वो 68वीं BPSC 2023 में पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई और विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे सत्याग्रही थे। तो इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा जो है 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि तीसरे कौन से थे, तो ब्रह्मदत्त थे, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपका जो ये सवाल है वो 67वीं BPSC री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है।
देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस जिसे बोलते हैं, वो किसने आरंभ किया था? तो वो जो है विनोबा भावे ने कहाँ से आरंभ किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से जो है वो आरंभ किया था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, हमारा फिर से पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे या थी। ठीक है। तो प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। और कहाँ से शुरू किया गया था इनके द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन था? ठीक है, तो वो पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया था 1940 में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रही के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है। तो ये देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आपसे कौन सा नंबर का पूछ रहा है? तीसरा। तो तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रही, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आपसे, कभी 19 में, कभी 21 में, कभी 23 में, कभी 24 में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे या प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो प्रधान का मतलब जो पहले शुरू किया जिसने, तो विनोबा भावे जो थे वो पहले सत्याग्रही थे या प्रधान सत्याग्रही थे। इन्होंने कहाँ से शुरू किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कहाँ से शुरू किया था? पवनार महाराष्ट्र से। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि 1940 में विनोबा भावे ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ जो है वो कहाँ से किया था? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इन्होंने कहाँ से शुरू किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से जो है वो शुरू किया था। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह क्लियर हो गया होगा। मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए तो आपको अब रट गया होगा। आप लोग कमेंट करके वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि नंबर 1 डाल के ऐसे कि नंबर 1 में आप लिखेंगे विनोबा भावे, पहले लिखेंगे आप व्यक्तिगत सत्याग्रही, और नंबर 1 में विनोबा भावे, 2 में क्या है कि जवाहरलाल नेहरू, और 3 में क्या है? ब्रह्मदत्त लिखेंगे। अब ऐसा करने से क्या है, देखिए कुछ लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोग करते हैं, और जो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हैं कोई चीज़ में तो वो क्या है कि चीज़ें आपको आसानी से लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है। तो जो जो एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर ही जवाब देंगे। ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा जिसको भी देना है। हमारा अगला सवाल है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप सभी को पता है कि सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है वो महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक है। इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका 46वीं बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया सवाल है। देखिए, सर्वोदय जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी ने किया था, और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की जो है वो स्थापना की गई थी। तो 1 नंबर का सवाल आपका यहाँ से भी बन सकता है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनोबा भावे के द्वारा जो है वो सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। हमारा अगला जो सवाल है वो क्रिप्स मिशन से रिलेटेड है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो दिल्ली कब पहुँचे थे? तो आपको बताना है कि सर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे वो दिल्ली कब पहुंचे थे? तो ये जो है 23 मार्च 1942 को जो है वो दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है। 23 मार्च 1942 को, तो डेट याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये सवाल जो है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन, ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला गया। ठीक है। इन तीनों ने जो है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने जो है वो ब्रिटेन पर दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, और 23 मार्च को जो है क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ही दोस्तों क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा, और युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। तो ये किसने कहा था? आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। और ये जो सवाल है आपका वो बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में पूछा गया सवाल है। तो ऐसा जो कथन कहा था वो किसने कहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। अब देखिए,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है वो आज़ाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में हमें कुछ नहीं दिया गया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। तो देखिए आपसे देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है सभी एग्ज़ामों में। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि किसकी ऋषि में जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक था। इंग्लिश में देखिए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, मतलब एक डूबते हुए बैंक का जो है वो पोस्ट डेटेड चेक था, आगे की डेट का चेक था और बैंक पहले ही डूब जाएगा। तो ऐसा जो है वो किसने कहा था? तो वो जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और गांधी जी ने जो है वो क्या कहा था कि केवल पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इन्होंने कहा था कि ये जो है वो बाद के डेट का जो है वो चेक दिया है, लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ दी थी किसने? तो वो नेहरू ने कहा था कि ये जो चेक है वो डूबते हुए बैंक का है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है हमारा वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। भारतीय नेताओं के सोच विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक है जो डूब रहा है और उसी का जो है वो चेक हमें दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर केवल पोस्ट डेटेड चेक की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा? गांधी हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें डूबते हुए बैंक की बात कर दी गई तो वो क्या हो जाएगा हमारा? तो वो हमारा जो है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में जो है वो भारत आया था और उसकी जो है असफलता हो गई थी भारतीय नेताओं और उसके बीच में जो है वो संयोजन नहीं बन पाया था। तो इसीलिए जो है 1942 में जो है वो क्या शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये है इसकी कहानी। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आप सभी को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। आप आंसर भी देख पा रहे होंगे, मैंने जानबूझ के आपको आंसर दिखाया है, आप देख लीजिए। और आप सभी लोग जान लीजिए कि 8 अगस्त को जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त को जो है 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही इन्होंने प्रस्ताव पारित किया तो जैसे आंदोलन प्रारंभ हुआ उसके तहत जैसे 0 आवर ऑपरेशन अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया। ठीक है, उसी दिन। और सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो गांधी जी हों या सरोजिनी नायडू हों या हमारे जो राम मनोहर लोहिया थे और जो राजेंद्र प्रसाद थे, इन सभी को जो है उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसमें इस आंदोलन में कोई एक मतलब स्पेसिफिक नेता नहीं था। ठीक है, ये जनता के द्वारा ही किया गया था आंदोलन अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक गोलिया टैंक स्थान, जो क्रांति मैदान जिसको बोलते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त को जो है वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारत छोड़ो प्रारंभ आंदोलन जो है वो प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन के आरंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और सरोजिनी नायडू के साथ कहाँ रखे गए? तो आगा खां पैलेस में रखे गए, आगा खां पैलेस में। और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी व मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? और ये आपका क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर 11वीं 12वीं के एग्जाम में 15/12/2023 को पूछा गया है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो सेशन होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे के सारे हमने इधर उधर के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, सब के सब जो है वो आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा। तो मैंने आप सभी को अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 8 अगस्त 1942 को जो है वो ग्वालियर टैंक मैदान में जो है ऐसा हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और सबको अलग अलग जगह जो है जेल में बंद कर दिया गया था।
अगर हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि गांधी जी को सरोजनी नायडू के साथ ही कहाँ बंद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में बंद किया गया था, आगा खां पैलेस में। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो सवाल है वो 41वीं BPSC प्री 1996 में पूछा गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आगा खां जो पैलेस था वहाँ पे बंदी बनाया गया था, और आगा खां पैलेस है कहाँ, तो ये मुंबई में है। इसीलिए हमारा जो विकल्प ए होगा वो सही हो जाएगा। अब अगर आपको आगा खां विकल्प में दिखता है तो आगा खां टिक करिए, नहीं तो बम्बई में स्थित है आगा खां पैलेस, इसीलिए बम्बई ये भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ए विकल्प के साथ जाएंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो UPPSC मेंस में पूछा गया सवाल है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। और ये आपका 43वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है जब भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा हुई थी उस समय जो है वो कांग्रेस की कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो कार्य अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आप सभी को पता है कि 1940 से लेके और 1946 तक जो है वो कौन था, तो यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, बार बार मेरे मुंह से जो है वो जवाहरलाल नेहरू नाम निकल रहा है, तो याद रखिएगा जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष थे। इसीलिए जो है हमारा विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, GV पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, JV कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और याद रखिएगा कि 1940 से लेकर 46 तक जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो आपका 86वीं BPSC में पूछा गया है री एग्ज़ाम में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। अब बकरी का टापू जो है वो कहाँ पे है, तो बकरी का टापू जो है वो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। और ये जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है वो बकरी का टापू नामक स्थान पर जो है नेपाल में है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और इन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो छापा मार युद्ध करते थे। ठीक है, छिपके वार करना ऐसा इनका काम था। ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो छापामार युद्ध करने में इनकी भूमिका प्रमुख रही थी। तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचा सके। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ जो है गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद भी रहे। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि आज़ाद दस्ता किस आंदोलन में सक्रिय था, तो याद रखिएगा 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जो है आज़ाद दस्ता जो है वो सक्रिय था। ऐसा आपसे कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है वो कहाँ पे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। अब सियाराम सिंह के नाम पर ही सियाराम दल भी गठन हुआ था और सियाराम दल भी बना था। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि ये ऐसा कहाँ हुआ था, तो ये भागलपुर में हुआ था, भागलपुर में। इसीलिए बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो हमारा सवाल है वो क्या है, BPSC स्कूल टीचर 7/12/2023 को पूछा गया सवाल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो है वो लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा। ठीक है, तो भागलपुर में सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है वो राष्ट्रीय सरकार या समानांतर सरकार की जो है वो स्थापना की गई थी। देखिए वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह ने के नेतृत्व में जो है भागलपुर बिहार में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना या घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वो मार्गदर्शन किसने किया था। ठीक है, आपको बताना है कि 11 अगस्त 1942 को जो है पटना शहर में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने जो है वो मार्गदर्शन किया था।
तो ये जो है नगर के जो अधीनस्थ नागरिक थे, मतलब वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उन्होंने ऐसा काम किया था, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया और इस पर पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें आपका 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, सचिवालय कांड कब हुआ था, सचिवालय गोलीकांड, तो 11 अगस्त 1942 को इसमें 7 छात्र मारे गए थे, जिसमें देवीपत चौधरी, रामानंद सिंह, ऐसे करके 7 नाम थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, मैंने आप सभी से पहले ही क्वेश्चन में बताया कि इसमें जो है वो ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है वो सभी बड़े नेताओं को बंद कर दिया गया था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो एक प्रकार से जनता ने किया था। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा कि इनमें से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक थी वो 8 अगस्त 1942 को हुई और लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को जो है वो पूरा कर पाया था। ठीक है, देखिए, करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आप लोग गलत करके मत आइएगा अगर एग्जाम में आता है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि करो या मरो का नारा जो है किसने और कब दिया था, तो आपसे कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं दिया था, ये हमारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो याद रखिएगा, हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका 17वीं BPSC प्री 2024 में आपसे अभी जल्दी में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आपने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा। देखिए, वीडियो में जब आप लाइक करते हैं वीडियो को और शेयर करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन अच्छा रहता है और हम फुल एनर्जी के साथ जो है वो आपको क्वेश्चन को डिस्कस करवाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। हमारा अगला सवाल है कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में जो है वो महत्वपूर्ण है ये दिन, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था आपको ये बताना है। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस दिन क्या हुआ था कि जो है भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था इसी दिन, और इसी के रात में जो है वो क्या हुआ था कि कुछ बड़े नेताओं को जो है वो ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसीलिए जो है ये आंदोलन जो है बिना नेतृत्व के ही अपने उद्देश्य को पाने में सफल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल है वो BPSC CDPO प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, जो विंस्टन चर्चिल वो हमारे जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगर भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल पूछे तो आपका क्या बोलेंगे कि लिनलिथ गो। देखिए, एक शॉर्टकट में आपको ट्रिक बता देता हूँ कि भारत छोड़ो मतलब भारत से जाओ को हम कह सकते हैं गो। ठीक है, अंग्रेज़ों को जो है वो भारत से जाने के लिए बोला जा रहा था कि यहाँ से जाओ, और जाओ को एक प्रकार से हम गो से रिलेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर वायसराय की बात करें तो लिनलिथ गो। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था भारत का, तो लिनलिथ गो। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो ये जो हमारा सवाल है वो 47वीं BPSC प्री 2005 में पूछा गया सवाल था। और हमारा अगला सवाल है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार केसरी के नाम से जो है वो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, और ये जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। और जब प्रांतीय चुनाव हुए थे, ठीक है, 1937 में, वहाँ भी ये जो है पहले मुख्यमंत्री थे, और जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और हमारा जो ये सवाल है वो 69वीं BPSC 2023 में पूछा गया सवाल है।
अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और 1937 के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने जो है वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ये भी याद रखिएगा। ये जो है आपका 67वीं यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। खुफिया रेडियो का प्रारंभ किसने किया था, तो ऊषा मेहता ने किया था, और ऊषा मेहता ने किया था, तो याद रखिएगा ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे और ऊषा मेहता जो है कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का जो है संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊषा मेहता ने किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। आपको ये बताना है कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापक रहे जो दंगे थे। तो ये जो है वो सबसे पहले तो बिहार में सबसे बड़े बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, और उसके अलावा जो है वो संयुक्त प्रांत में भी ऐसा हुआ था। तो इसीलिए ए और पहला और चौथा जो हमारा वो सही हो जाएगा, और इस हिसाब से जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दंगे जो है वो बिहार और संयुक्त प्रांत में हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो है से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा थे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूरी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर में बिहार तथा गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार और उत्तर प्रदेश, या जिसे संयुक्त प्रांत पहले कहते थे, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है दंगे उत्पन्न हुए थे। हमारा अगला सवाल है, देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, तो 43वीं बीपीएससी में भी पूछा गया और 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अब डॉक्टर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से संबंधित है और बिहार में ही इनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को जो है वो गिरफ्तार करके कौन से जेल में भेजा गया था। तो इनको जो है वो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कहाँ पे, तो बांकीपुर जेल में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो विकल्प डी है हमारा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में, और कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीताराम अय्या, इनको सबको कहाँ रखा गया था, तो अहमदनगर किले में रखा गया था। और कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य जो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो मुंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है। हमारा अगला सवाल है कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है वो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 44वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में पूछा गया है कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। तो ये पटना लाए गए थे। कहाँ लाए गए थे, तो पटना लाए गए थे। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो योगेंद्र शुक्ल जो थे वो प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे, और जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को पटना ले आया गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जो है वो जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग से भाग गए थे या भाग निकले थे। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण को जो है वो कौन से जेल में बंद किया गया था। तो इन्हें हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। याद रखिएगा, हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, और वो दीपावली की रात थी जब इन्होंने क्या है दीवार को कूद के अपने कई साथियों के साथ जो है ये भाग गए थे। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हमारा 67वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर जो है 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ जो है वो फरार हो गए थे। हमारा अगला जो सवाल है वो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। ठीक है, तो इस अभी मैंने आपको बताया कि हजारीबाग जेल में किसे रखा गया था, तो जयप्रकाश नारायण को, और जयप्रकाश नारायण ही जो है वो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वे कौन कौन से थे। ठीक है, आपको बताना है कि जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था
वो कौन कौन थे? तो मैं आप सभी को बता दूं कि वो जो थे वो शिव कुमार और रामानंद थे, शिव कुमार और रामानंद, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और शिव कुमार तथा रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। अब रेल सेवा में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित जिला कौन सा था? ठीक है। या आपसे एक प्रकार से ये भी कह रहा है कि 1942 में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा जिला था बिहार में? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा जिला था। तो सबसे ज़्यादा जो है वो पटना में दंगे हुए थे और पटना में जो है क्या हुआ था कि रेल की पटरी उटरी तक के उखाड़ दिया गया था, सड़क वड़क को तोड़ दिया गया था और पूरी तरह से जो है वो कनेक्टिविटी जो है अंग्रेज़ों की बंद कर दी गई थी, आवागमन की। याद रखिएगा, हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर जो है वो हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों पर हमले किए, रेल लाइनें उखाड़ दी, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई और मद्रास में और बंगाल में सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित रहा था। हमारा अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो काम किया था और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे। इसीलिए जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इनको जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। कब मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है। अब ये जो हमारा सवाल है वो 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो ये सारे जो व्यक्ति हैं वो बिहार से रिलेटेड हैं और सच्चिदानंद सिन्हा, इनसे जो है वो क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार ना हो सके उन्हें गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए। ठीक है, उन्होंने क्या है जनता को जो है निर्देश किए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के नाम जो है वो प्रमुख हैं। देखिए आपको बताना है कि स्टुटगार्ट में जो है वो भारत का सबसे जो झंडा फहराया था जिसने, उसका नाम क्या है? स्टुटगार्ट में जो जर्मनी में है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है वो भारत का झंडा फहराने वाली वो एक महिला थी और उन महिला का नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद दस्ता जो है बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन जो है वो कट गया है, तो मैं बता दूँ कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ठीक है, या जिसे हम इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, QIM, ये 1942 में जो हुआ था वहाँ पे जो है वो जो है आज़ाद दस्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय था और इसका जो है स्थापना कहाँ किया गया था? तो बकरी का टापू नामक स्थान पर नेपाल में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से जो है वो त्यागपत्र कब दे दिया था? तो बलदेव सहाय ने जो है तो इन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था या त्यागपत्र दे दिया था। तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है 1942 में वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ठीक है, सरकार द्वारा प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, तो ये मैं आपको वीडियो से शुरू से ही कह रहा हूँ कि सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध जो है वो बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में ही जो है महाधिवक्ता के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे? ठीक है, तो आपको बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे। तो ये जो है वो बिहार से संबंधित नेता है और ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया था।
हमारा जो अगला सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो बहुत से स्थानों पर जो है वो राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि जो है वो इसमें से जो है वो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो जो है प्रति सरकार जो है वो सतारा के महाराष्ट्र में बनी थी या महाराष्ट्र के सतारा में बनी थी, और प्रजामंडल जो है वो तालछड़ उड़ीसा में हुई थी, और जातीय सरकार जो है वो तामलुक में बंगाल के रीजन में बनी थी। लेकिन जो रैयती सरकार है वो हमारा पहला ऑप्शन जो है गलत है। जो रैयती सरकार है वो हमारा कहाँ बनी थी, तो ये खेड़ा में नहीं बनी थी, ठीक है, ये जब बल्कि ये बारदोली में बनी थी। कहाँ है, दोनों जगह गुजरात में ही, लेकिन ये बारदोली में बनी थी। इसलिए याद रखना है, ठीक है, कि हमारा जो रैयती सरकार थी वो बारदोली में बनी थी। ठीक है, रैयत का मतलब जो होता है वो किसान होता है, याद रखिएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है विभिन्न स्थानों पर जो है समानांतर सरकारें स्थापित की गई। जो प्रति सरकार जो है वो सतारा नामक जगह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नाना पाटिल के नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार स्थापित की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो प्रजामंडल सरकार जो है वो तालछड़ या तालचेर जिसको बोलते हैं उड़ीसा में, और यहाँ प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। अब देखिए, जातीय सरकार जो है वो तामलुक बंगाल में, तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की गई, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मजबूत समानांतर सरकार थी, और इसके स्थानीय प्रशासन इसने जो है स्थानीय प्रशासन के कई कार्यों को संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है वो संघर्ष को जारी रखा। इसके बाद जो हमारा आता है रैयती सरकार, मैंने आपसे बताया कि ये खेड़ा में नहीं, कहाँ पे, बारदोली में स्थापित की गई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वर्ष 1928 में जो है वो बारदोली सत्याग्रह का जो है वो नेतृत्व किया गया था और आंदोलन भी किया गया था। ठीक है, यह किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी कौन सी, रैयती सरकार। ठीक है, वहीं खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह जो है वो रैयती सरकार से संबंधित नहीं था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है वो हम जो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जितने भी सवाल जो हैं वो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन, आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, और आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 44वीं बीपीएससी और 48वीं से 52वीं बीपीएससी 2008 और 2000 में पूछा गया है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। देखिए, जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, और कमेंट करने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, और जब चीज़ें आप लिखते हैं तो आपको याद भी हो जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और साथ साथ में जो है वो वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।